आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार। सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क को मंजूरी के साथ मुख्यमंत्री ने खाद्य कारखाने का किया निरीक्षण। कोविड वैक्सीनेशन के दौरान जिला अस्पताल अव्यवस्था का हुआ शिकार। मारवाड़ बिजनेस स्कूल में संपन्न हुआ 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर। जल्द ही संभागीय परिवहन विभाग गीडा स्थित अपने नए कार्यालय से शुरू करेगा कामधाम। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम में 28,000 किसानों और व्यवसायियों को दिया 201 करोड़ का ऋण। अब सत्य घटना विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ के साथ खाद्य कारखाने का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उर्वरक एवं रसायन मंत्री ने कहा कि कारखाने के कार्य की प्रगति संतोषजनक है। 800 करोड़ रुपए की ये परियोजना जून जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। You should prepone. We should show to the whole country that in Uttar Pradesh a plant that has been scheduled to be operational by July 31st is operated in June 30th. This is the vision of one chief minister who wants to have developments. इससे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सुबह गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन कर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने फर्टिलाइजर पहुंचे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले प्लास्टिक पार्क को मंजूरी दे दी गई है। यहां 52 एकड़ एरिया में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना की जीसी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रैल 2021 तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर में 8,000 करोड़ रुपए में बन रहा खाद्य कारखाना जून जुलाई तक चालू हो जाएगी। यहां पर कौशल विकास केंद्र भी बनाया जाएगा, जहां युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य कारखाना में समायोजित किया जाएगा। हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां पर यह कारखाना स्थापित हो और इस कारखाने के स्थापित होने के साथ ही यहां के किसानों और यहां के नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए खेती के लिए समय से उर्वरक और रसायन उपलब्ध होना, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर यहां पे स्थापित होंगे, जिनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से फर्टिलाइजर प्लांट में या अन्यत्र उनको सेवा योजन का अवसर भी प्राप्त हो सके। इस पर भी नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। चिल्वा ताल को वाटर बॉडी के रूप में यहाँ की प्लांट के साथ साथ यहाँ पे जो टाउनशिप बनेगी उसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अब हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत एवं सरकारी और प्राइवेट संस्थान अपने अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन कर रही है। लेकिन ये नज़ारा गोरखपुर जनपद के जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल का है, जहां कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल का यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन करण हो रहा है। यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का कितनी पालन की जा रही है, कितनी सख्ती से पालन हो रहा है। न मास्क की जरूरत है न किसी चीज़ की। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कर्मी की अव्यवस्था है। जिला प्रशासन की एक तरह से कह लें तो जिला अस्पताल की लापरवाही पूरी तरह से खुलेआम नजर आ रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है यहाँ पे, न तो यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का किसी तरह से पालन हो रहा है। आज यहाँ पे 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के आम नागरिकों को कोरोना का टीकाकरण होना है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से देख लिया जाए तो जिला अस्पताल के प्रशासन का यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर जिला अस्पताल प्रशासन की बात करें तो उनके द्वारा वैक्सीनेशन कराने आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया था। इस दौरान कई होमगार्ड के जवान भी अपना वैक्सीनेशन कराने आए थे, लेकिन वो भी जिला अस्पताल के अव्यवस्था के शिकार हो गए।
हमारे संवाददाता से बात करते हुए होमगार्ड के जवान ने बताया कि जिला अस्पताल इस समय पूरी तरह से अव्यवस्था का भेंट चढ़ चुका है। सदर हॉस्पिटल में आए हैं टीका लगवाने के लिए। डीएम कार्यालय पर हमारा प्रेसिडेंट टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर आने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और लाइन कोई उठी नहीं है। जैसे है वैसे सब लोग टूटे हुए हैं और लाइन लगवाया जाता तो कोई भीड़ नहीं ज़्यादा है। जब हमारी टीम जिला अस्पताल के एसआईसी से इस संदर्भ में बात करनी चाहिए तो एसआईसी साहब अपने दफ्तर में मीटिंग का बहाना करते हुए दरवाजे को अंदर से बंद करके बैठ गए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख होकर बहानेबाजी करने पर आमादा हो जाए तो उनके मातहत किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का समापन आज मारवाड़ बिजनेस स्कूल में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना की इस विशेष शिविर में मारवाड़ बिजनेस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उसके बाद छात्राओं द्वारा भगवान गणेश की वंदना कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। 7 दिवसीय कार्यक्रम में एनएसएस के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नारी सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को भी जागरूक करने का काम किया गया। मारवाड़ बिजनेस स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 इकाइयों क्रमशः पंडित मदन मोहन मालवीय इकाई, स्वामी विवेकानंद इकाई और हनुमान प्रसाद पोद्दार इकाई के 150 स्वयंसेवक सेविकाओं ने वार्ड नंबर 51 तुरहा टोला में स्वच्छता, जागरूकता, मद्य निषेध अन्य अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाया। 1 सप्ताह चलने वाले इस कार्यक्रम की आज समाप्ति हो रही है। शुभारंभ प्रोफेसर केशव सिंह के साथ में हुआ था और समापन यहाँ के सभासद मिस्टर अंसारी के साथ हो रहा है। इस दौरान हमारे 150 स्वयंसेवक सेविकाओं ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया, नुक्कड़ नाटक किया, जागरूकता अभियान चलाया, सफाई की, नालियों की सफाई, पार्क की सफाई, रख रखाव करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी दिया। अगर किसी कोई वंचित है, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा तो कैसे लाभ ले, इसके लिए कार्य किया, सर्वे भी किया और इस तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मोटो है नॉट मी बट यू को पूरा किया। विद्युत मजदूर संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विद्युत संविदा मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता विद्युत के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष अजय कुमार शाही ने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, मृतक आश्रितों को नौकरी के साथ आर्थिक मुआवजे की धनराशि बढ़ाया जाए तथा वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। हमारे यहाँ केंद्रीय आह्वान पर संविदा कर्मी और रेगुलर कर्मचारियों की समस्याओं पर बैठा गया है, जिसमें रेगुलर कर्मचारियों का सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय वेतन विसंगति और टाइम स्केल हमारा 6600 और ग्रेड पे पहला हमको 4200 मिलना चाहिए। संविदा कर्मियों का इस समय जो सबसे पहला मांग और मुद्दा हम लोग का इस समय जो पूरा उत्तर प्रदेश में इस समय हुआ है, जिसका जो रिक्त पदों पे जो उसमें समायोजन है और जो मृतक आश्रित पे 5 लाख अभी सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है अनुग्रह राशि, उसको 20 लाख किया जाए। अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए या गाड़ियों से संबंधित कोई भी काम होगा तो जाना पड़ेगा गीडा। संभागीय परिवहन विभाग गोरखपुर शहर के बीच स्थित हरिओम नगर से जल्द ही अपने ऑफिस को स्थानांतरित कर गीडा जाने की कवायद शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जाम की वजह से शहर के बीचों बीच मोटर मालिकों और उनके वाहनों को आरटीओ कार्यालय में लाना न तो सिर्फ मोटर मालिकों के लिए मुसीबत है, बल्कि इनसे लगने वाले जाम का खामियाजा राहगीरों को भी भुगतना पड़ता है। उसी जाम से निजात दिलाने के लिए विभाग ने यह फैसला लिया। ग्रामीण मोटर मालिकों को थोड़ी दूरी तो अधिक तय करनी पड़ेगी, लेकिन वो वहां पर गोरखपुर पुराने कार्यालय से अधिक सुविधा मिलेगी। गाड़ियों को खड़ा करने के लिए काफ़ी जगह है। एक छत के नीचे विभाग के सभी कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था, महिला पुरुष तथा विकलांगों के लिए अलग अलग काउंटर, शुद्ध पेयजल सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के क्रम में यह एक आवश्यक पहल है। आरटीओ जो संभागीय परिवहन कार्यालय है इस वक्त हरिओम नगर में है, जो कि बहुत ही सिटी का सेंटर है। यहाँ पे निरंतर प्रतिदिन
हमारे अधिकारियों में से हमारे डीएम और कमिश्नर साहब से बात होती रहती है। यहाँ पे बहुत जाम की स्थिति पैदा हो जाती है जब यहाँ पे जनता डायरेक्टली अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आती है और यहाँ पे खड़ी होकर के काम कराती है अपना, तो बहुत सारी संख्या में हमारे पास गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो यहाँ पे जाम की स्थिति होती है। इसको देखते हुए, चूँकि ये सरकारी कार्यालय था, इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ के सहजनवा में गीडा में हमारा एक नया कार्यालय भवन तैयार करा दिया है और हर संभव कोशिश है कि हम शीघ्र वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आवेदकों को बहुत आराम मिलेगा, एक तो पर्याप्त जगह है और हर काउंटर पे एक स्पेसिफाइड लोग, जैसे महिलाओं के लिए अलग काउंटर, बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर और फाइलें रखने की जगह, अब हमारे बाबुओं के बैठने की जगह, और इवन जो हमारे आवेदक हैं उनके लिए प्रतीक्षालय भी बनवाया गया है, वेटिंग रूम भी बनवाया गया है और वहाँ पे आराम से बैठ के वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको हर तरह की सुविधा नए कार्यालय में ज़रूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में आए दिल्ली से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो शारदा चीट फंड घोटाले की जांच होगी और आरोपियों संग ममता बनर्जी भी जाएंगी जेल, जनता का पैसा वापस होगा। बलिया के रसड़ा में एक निजी कार्यक्रम में आए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि ममता ने बांग्लादेशियों का वोटर कार्ड बनवाकर एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जिससे बंगाल के मूल निवासी मुसलमान भी खास नाराज हैं और यह ममता की सरकार को हटाना चाहते हैं। ममता ने बंगाल की संस्कृति को बदनाम किया है। मनोज तिवारी ने कहा, बंगाल में उनकी सरकार बनी तो शारदा चीट फंड घोटाले की पूरी जांच होगी और कानून सजा देगी और सभी आरोपी जेल जाएंगे, चाहे ममता बनर्जी क्यों ना हो, और जनता का पैसा उनको वापस करना होगा। हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोग और जो पश्चिम बंगाल में अदर प्रांत के लोग रह रहे हैं, सभी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीता। क्या मुस्लिम वोट का कितना काम करेगा उसमें, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हैं, तो ये कितना असर पड़ेगा इसको लेकर के, क्योंकि पूरे जो बांग्लादेशी हैं, वो जो मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं, वो आज ममता के साथ है और एक बहुत बड़ा जो बांग्लादेशी मुस्लिम को वोटर बनाना, उनको उनका कार्ड बनाना, ये अपने आप में इतना बड़ा अपराध किया है उन्होंने कि पश्चिम बंगाल के जो मूल मुसलमान हैं वो भी इस बात से खफा है और पश्चिम बंगाल की संस्कृति नष्ट हो रही है। ममता दीदी को अब पश्चिम बंगाल बर्दाश्त करने वाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनपद के नौका विहार स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में बड़ौदा यूपी बैंक के तत्वावधान में आयोजित वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम में शिरकत किया। सीएम योगी द्वारा कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, बस्ती, संतकबीरनगर, आजमगढ़ और बलिया से आए हुए 28,500 किसान और व्यवसायियों को 201 करोड़ रुपए ऋण का वितरण किया गया। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी अपने लाव लश्कर के साथ रामगढ़ताल परियोजना के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। निरीक्षण के दौरान उनके साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ सहित जिले के समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे। नहीं सर, यहाँ पानी अभी कम होगा, वो तो दूसरा रहेगा ना सर, तो यहाँ रुका रहेगा। यूपी के देवरिया जिले में पति के मंगलसूत्र न खरीदने से नाराज एक विवाहिता ने अपने 3 बेटों के साथ जहर खा लिया। घटना में मां और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 बेटों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि मई माह में मृतका के देवर की शादी तय थी। शादी के लिए गहनों की खरीदारी हो रही थी और मृतका भी अपने लिए मंगलसूत्र समेत कुछ जेवर खरीदना चाह रही थी। बुधवार की देर रात हुई इस घटना के बाद कोहराम मच गया। गुरुवार की सुबह पुलिस ने मां बेटे के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना बारहस थाना क्षेत्र के कटविलवा गांव की है। गंभीर रूप से भर्ती दोनों शेष बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस जनपद के थाना बरहज के ग्राम कटैलवा की एक महिला ने कल रात करीब 11:30 बजे के आसपास अपने 3 बच्चों समेत गृह कलह की वजह से जहर खा लिया। इन चारों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहां महिला की रास्ते में मृत्यु हो गई और एक बच्चा जो 6 वर्ष का है और विकलांग था, उसकी भी मृत्यु हो गई।
शेष 2 बच्चे क्रमशः 10 साल और 4 साल के हैं, वे दोनों खतरे के बाहर हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के उनको देखा, वो ठीक हैं। इसमें पुलिस की द्वारा पंचायतनामा भर के अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।